मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। ओके, अटेंडेंस प्लीज़ ले लीजिएगा। क्या नाम है, वजीहा आई थिंक सो। अटेंडेंस ले लीजिएगा और ग्रुप में शेयर कर दें। 5 से 10 मिनट के अंदर आप बता दें अगर किसी का कोई वजीहा भी एंटर हो रही है। अटेंडेंस लेके आप ग्रुप में शेयर करें, और कोई अगर किसी का नहीं है नाम तो प्लीज़ काइंडली मेंशन दैट। ये था आप लोगों का जो चैप्टर है, दैट इज़ व्हेन question number 4.7. When originally collected, the data in the following distribution has been in 5-yearly age group throughout the whole range 20 to 64. Using the central values of these age groups, the mean age had been calculated to be 44.5 years and the mean deviation without correction for the grouping to be 7.15 years. Reconstruct the original table with the 5 years yearly age group from the following information given. इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को दिया हुआ है, बट आप लोग को नहीं समझ आ रही तो मैं दोबारा से एक दफ़ा क्लियर कर देती हूँ। इतना मुश्किल सवाल नहीं है। वो क्या कह रहा है कि जब डाटा को ओरिजिनली कलेक्ट किया गया तो उसमें जो ग्रुपिंग हुई थी या जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाई गई थी वो 5 इयर्स की एज ग्रुप की बनाई गई थी थ्रू आउट द होल रेंज। और वो रेंज कहाँ से कहाँ तक थी? मिनिमम वैल्यू आपकी 20 थी और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 64 थी। और 5 इयर्स के एज ग्रुप से या 5 ईयर का जो इंटरवल है उससे ग्रुपिंग की गई थी। सेंट्रल वैल्यूज़ जो थी इन एज ग्रुप्स की, उनका इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल वैल्यूज़ मीन्स मिड पॉइंट्स, ठीक है, उनका इस्तेमाल करते हुए जो मीन एज हमारे पास आई वो 44.5 ईयर्स की थी। और जो मीन डेविएशन था, जो कि हमने पढ़ा है कि वो एक डिस्पर्जन का मेजर है, दैट इज़ एन एब्सोल्यूट एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम द मीन। और जो मीन डेविएशन था विदाउट करेक्शन फॉर द ग्रुपिंग टू बी 7.15, यानी आपको दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक आपको मीन की वैल्यू यानी एक्स बार आपको दिया हुआ है, और दूसरा आपको मीन डेविएशन की वैल्यू आपको दी हुई है। रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल टेबल, आपने दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है ओरिजिनल टेबल को विद अ 5 ईयरली एज ग्रुप। यानी अगर इस वक्त अगर हम देखें जो टेबल उसने हमें दिया हुआ है तो इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखें तो इंटरवल 10 का हो गया है, यहाँ पे भी 5 का है, यहाँ पे भी 5 का है, यहाँ भी 5 का है, और यहाँ पे अगेन 10 का हो गया है। तो वो कह रहा है कि ये जो आपका इंटरवल है, ये जो ओरिजिनल था उसमें तमाम इंटरवल्स या क्लासेस के दरमियान जो इंटरवल था वो 5 का था। तो आप उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करें। तो हम सबसे पहले तो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी इंटरवल को, अपनी रेंज को विद अ 5 क्लास ऑफ इंटरवल। हमारी मिनिमम है 20 से 64 तक। तो जब हम इन 5 के इंटरवल के साथ क्लासेस बनाएंगे तो क्या बनेगी? 20 to 24, 25, यानी ये इंटरवल आपका 5 का होना चाहिए, ठीक है। तो 20 to 24, देन 25 to 29, 30 to 34, ये आपने 5 के इंटरवल के साथ 64 तक क्लासेस जनरेट कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने इनके मिड पॉइंट्स ले लिए। मिड पॉइंट्स तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्लास जो है आपकी वैल्यूज़ हैं, जो कि सेंट्रल वैल्यूज़ हैं, सेंट्रल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी सेंट्रल वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हमारे पास फ्रिक्वेंसी गिवन है। हमारे पास फ्रिक्वेंसी तो गिवन है 20 to 24 की 1 है, 25 to 29 की 2 है, बट जो फ्रिक्वेंसी है वो 30 to 39 की हमें दी गई है, जो कि 26 है। और जबकि हमें जो फ्रिक्वेंसी चाहिए वो पहले 30 to 34 की चाहिए एंड देन 35 to 39 की चाहिए। यानी बेसिकली जो इंटरवल था आपका 30 to 39 वाला, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो हमने यहाँ पे ज्यूम कर लिया कि लेट सपोज कि 30 to 34 जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी F1 है, एज्यूम दैट, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता। अब हमें सिर्फ ये पता है कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी है 30 to 39 वाली वो 26 की है। तो अगर 30 to 34 F1 है तो 35 to 39 क्या होगा कि हम 26 में से पिछली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे? माइनस। तो हमारे पास 35 to 39 वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। समझ आ रही है बात? यानी अगर लेट सपोज ये आपके पास 6 है फ्रीक्वेंसी, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 26 माइनस 6 20 हो जाएगी। मीन्स 20 प्लस 6 कितना हो जाएगा? रेंज की इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 26 ही बनेगी। सो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारी चूँकि क्लास दो हिस्सों में ब्रेक हो गई है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि 30 to 34 F1 है और 35 to 39 26 माइनस F1 है। फिर उसके बाद 40 to 44 की भी आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 45 to 49 की भी दी हुई है, 50 to 54 की भी दी हुई है, एज इट इज़ लिख ली। अब ये जो था ये इंटरवल भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, 50 to 55 to 59 एंड देन 60 to 64। तो हमने क्या किया कि 55 to 59 हम ज्यूम कर लिया कि फ्रीक्वेंसी कितनी है? F2। और 60 to 64 अगर टोटल फ्रीक्वेंसी इस रेंज की से 14 है तो ये हो जाएगी 14 माइनस F2। एंड द टोटल फ्रीक्वेंसी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फ्रीक्वेंसी का तो सम आपके पास निकल रहा है, दैट इज़ 100। ये आपके पास 100 निकल रहा है। तो फ्रीक्वेंसी के टोटल के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उतनी ही है, सिर्फ अपने नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा दिए हैं, ठीक है। सो आपका जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो आपका 100 ही रहेगा यहाँ पे।
उसके बाद जी गर्ल्स, आपको ये बात समझ आई है कि किस तरीके से हमने इंटरवल्स क्यों हमने ब्रेक किया, क्योंकि हमने 5 की इंटरवल के साथ ओरिजिनल डाटा बनाना था, वो हमने बना लिया और उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, तो हमने अकॉर्डिंग टू दैट अपनी फ्रीक्वेंसीज जो है वो डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड कर ली। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस। ओके, सो हमारे पास अब हमने क्या निकालना है, हमने मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन के लिए हमें समीशन एफ एक्स चाहिए, तो आपने सिंपली मिड पॉइंट्स जो क्लास वैल्यूज सेंट्रल वैल्यूज हैं उनको आपने कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको नहीं पता तो यू राइट 32f1, इसकी फ्रीक्वेंसी 32 मल्टीप्लाई बाय 26 तो आप कर देंगे -37f1 आ जाएगी। इसी तरीके से आपने कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को जो है वो मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया एंड देन यू गेट दिस सम समीशन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स कैसे निकलेगा, आपने ये जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं ये सारी की सारी आपने ऐड कर ली, यू गेट 4550, ठीक है। और f1 और f ये वाली वैल्यू जो है ये आपकी ऐड हो जाएगी इसके साथ, ठीक है। और ये जो 57 f2 है ये इसके साथ ऐड अप हो जाएगा। तो हमने ये सेपरेटली जो है वो यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि जब आप इससे डिफरेंस लेते हैं तो ये -f1 बनता है, और जब आप इसका डिफरेंस लेते हैं तो -f2 बनता है। उसने -5 यहाँ से कॉमन लिया और ब्रैकेट में आपके पास आ गया f1 + f2। ये आपके पास मीन के लिए समीशन एफ आपने जो है वो जनरेट कर दिया। अब हमें चाहिए, क्योंकि सेकंड इन्फॉर्मेशन उसने मीन डेविएशन की आपको दी हुई है, तो वी नो दैट कि हमारे पास जो मीन की वैल्यू है उसने ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि मीन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज़ 44.5। तो वी कैन टेक द डेविएशन, क्योंकि मीन डेविएशन में हमें क्या लेना होता है, वी हैव टू टेक द डेविएशंस फ्रॉम द मीन, ठीक है। सो हमारे पास मिड पॉइंट्स भी हैं, हमारे पास मिड पॉइंट, दीज आर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मीन भी पता है कि हमारी मीन की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 44.5। तो आपने हर एक्स की वैल्यू में से मीन जो कि 44.5 है उसको आपने क्या कर देना है माइनस, और उसका एब्सोल्यूट डेविएशन ले लेना है, यानी अगर आपके पास नेगेटिव भी आ रही है तो उसको आपने पॉजिटिव कंसिडर करना है, ठीक है। ये सारी डेविएशंस आपकी मीन से आ गई, और उसके बाद चूंकि ये ग्रुप डेटा तो आपने डेविएशंस को फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये उसी तरीके से जब आप फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी f1 और f2 वाली टर्म्स भी इंक्लूड हो जाएंगी, और उसी तरीके से आपने कांस्टेंट वैल्यूज को लैदा ऐड कर लिया और f1 और f2 वाली टर्म्स को लैदा कर लिया। तो ये जो टर्म है ये आपकी समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का जो है वो आपके पास सम आ गया, ठीक है। दैट इज समीशन f इंटू, ये आपका सम आ गया x1 बार और x2 बार x माइनस एक्स बार की डेविएशंस। उसके बाद हमारे पास बेसिकली हमने अगर देखें तो हमने क्या मालूम करना है, देखिए क्लासेस तो हमने बना ली, उसने 5 के इंटरवल के साथ कहा, मैंने इंटरवल्स बना लिए, मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई क्लासेस बनाने में। प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आपके कॉरिस्पॉन्डिंग हर क्लास की कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको मालूम ना हो, जब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन आपकी नहीं बन सकती, कंप्लीट नहीं हो सकती। तो हमें देख रहे हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो f1 है, ठीक है। अगर हमें f1 पता चल गया तो हमें 30 to 34 वाली क्लास की इंटरवल की फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाएगी और 35 to 39 की भी पता चल जाएगी। एंड द सेकंड थिंग इज़ f2। तो बेसिकली जो हमें मालूम करना है, जो ओरिजिनल जो डाटा आपका 5 के इंटरवल्स के साथ बना हुआ था, उसके लिए आपको f1 और f2 की मालूमात जो है वो करनी है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस जो है वो बन जाएंगी, एक मीन के साथ जो है वो आपका इक्वेशन बनेगी, और आपकी मीन डेविएशन के साथ इक्वेशन बनेगी। सो टू अननोन्स, यू हैव टू इक्वेशंस, यू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन की वैल्यू है, जो हमें पता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ होती है, फ्रीक्वेंसी का सम 100 है, ये समीशन एफ का आया था सम, ये मीन की वैल्यू 44.5, इट्स गिवन टू यू। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, यू गेट f1 + f2 दैट इज 20। इसी तरीके से मीन डेविएशन की वैल्यू क्या है, समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट डेविएशंस, और डिवाइडेड बाय समीशन f। यहाँ पे आपने समीशन f ऑफ दैट डेविएशंस जो है वो सम कर दिया। अगेन इसको सिंप्लीफाई जब आपने किया तो f1 माइनस f2 के लिए आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। यू हैव टू इक्वेशंस a and b, solve them simultaneously and find the value of f1 and f2. What you get, f1 is equal to 10 and f2 is equal to 10. So अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप f1 और f2 की वैल्यू को यहाँ पर डाल देंगे। if f1 is 10 then इस क्लास की फ्रीक्वेंसी आपकी 10 हो गई, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी हो गई, आप 10 माइनस कर दें, यू गेट 16, ठीक है। और इसकी क्लास की फ्रीक्वेंसी भी आपके पास 10 है, तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपके पास 4। सो ये आपके पास नया डाटा, ओरिजिनल डाटा जो है जिसने कहा था वो आपका जो है वो हो गया रिकंस्ट्रक्ट, हमने कर लिया ओरिजिनल टेबल को 5 ईयर्स के इंटरवल्स के साथ, और उसके साथ हमने उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज जो है वो भी आपने जो है वो बना ली। आप चाहें तो आप नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे जनरेट जो है वो कर सकते हैं कि हमारी जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं वो अब आपकी लोकेट हो चुकी हैं।
सो ये आपका रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर गर्ल्स? यस मैम। एनी क्वेश्चन? नो ठीक है, मैम। ओके, इस तरीके से आपकी जो है ये रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर हमने जो स्टार्ट लेना है दैट इज़ योर प्रोबेबिलिटी का, और प्रोबेबिलिटी का मैं स्टार्ट ले चुकी थी उस दिन। सो जिन लोगों ने क्लास अटेंड की थी उन्हें पता होगा कि मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या बताया था। प्रोबेबिलिटी के दो बेसिक मीनिंग्स हैं। एक मैंने आपको बताया था कि इट्स अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी अनसर्टेनिटी का एक क्वांटिटेटिव मेजर है। क्वांटिटेटिव मीन्स कि क्वांटिटी आती है, यानी आपको किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं अनसर्टेनिटी को। सो व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी होती है एक गैर यकीनी सूरत हाल, यानी आप जब किसी अनश्योर कंडीशन में आ जाते हैं, आप किसी गैर यकीनी सूरत हाल में आ जाते हैं, आप किसी भी सिचुएशन के बारे में 100% नहीं होते कि हाँ जी ये काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। तो उस सूरत में आप अनसर्टेन सिचुएशन में आ जाते हैं, तो आप कोई ना कोई उसको एक मैयर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आज जो है वो 70% चांसेस हैं बारिश होने के, ठीक है। सो मैंने उस जो अनसर्टेनिटी थी कि बारिश होने के जो चांसेस हैं, ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तो मैंने उसको एक न्यूमेरिकल मेजर असाइन कर दिया, और वो जो था वो क्या था, 70% था। सो दिस इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, ये एक बेसिक मीनिंग है। और दूसरा जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफ इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और प्रॉब्लम, कि आपका किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर कितना डिग्री ऑफ बिलीफ है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि 70% चांसेस है बारिश होने के, तो वो मेरा पर्सनल डिग्री ऑफ बिलीफ है, जिसको मैंने एक शक्ल दे दी नंबर की। जैसे 70% हो सकता है, आपका दूसरा कोई स्टूडेंट हो तो वो कहे आप में से कि नहीं जी आज 50% है, कोई कहे कि 80% है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 100% चांसेस है, तो वो फिर सर्टन सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। या मैं कहूँ कि बिल्कुल बारिश नहीं होगी, आज तो मैं श्योर हूँ इस चीज़ के बारे में, तो 0% चांसेस हैं बारिश होने के, तो ये श्योर इवेंट्स में आ जाता है, ठीक है। दे आर द श्योर इवेंट। जब प्रोबेबिलिटी आपकी 100% हो जाए या 0% हो जाए, दैट इज श्योर इवेंट। लेकिन व्हेन द प्रोबेबिलिटी बिटवीन ऑफ 0 and 100, देन दिस इज नॉट द श्योर इवेंट। ये एक अनसर्टेन सिचुएशन होती है जिसके अंदर हम बिटवीन 0 to 1 या 0 to 100 अगर परसेंटेज की बात करें, तो हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो उसको असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमने जब आप लोग BS2 में हैं, या अब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, मैंने आपको बताया था स्टैट्स की दो ब्रांचेस हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, जिसमें डिफरेंट न्यूमेरिकल मैयर्स हमने देखे हैं। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी का मैयर हमने देखा जो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा था। इसी तरीके से हमने डिस्पर्जन के मैयर्स देखे, प्रोबेबिलिटी का मैयर है, आगे हम जाके देखेंगे डिफरेंट मैयर्स। तो ये सारे के सारे रिलेट करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के साथ। और जो इन्फ्रेंशियल है उसके अंदर हमने देखा है कि हम इन्फ्रेंस करते हैं पॉपुलेशन के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल। तो जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, ठीक है। सो हम जब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। और ये जो है आपका जो है अनसर्टेनिटी जो है, ये बेसिकली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में क्यों इस्तेमाल होती है, क्योंकि बेसिकली हम जब पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल, तो वहाँ पे भी अनसर्टेनिटी का फैक्टर होता है। बिकॉज हमने देखा कि सैम्पल जो है वो पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी का फैक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा जो पार्ट है वो पूरी पॉपुलेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हम एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आ रही होती है, ठीक है। इसी तरह की जो अनसर्टेनिटी होती है वो आपकी अगर होती है व्हेन वी टॉस अ कॉइन, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, या फिर हम एक कार्ड जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या फिर मैं डाइस को थ्रो करते हैं। इन तमाम सिचुएशंस के अंदर आपकी अनसर्टेनिटी जो है आपकी वो प्रोबेबिलिटी की टर्म में मेंशन होती है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल आप कॉइन को टॉस करते हैं, तो हमें पता है कि जो पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके वो हेड एंड टेल है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बट स्टिल वी आर नॉट श्योर। हम 100% नहीं कह सकते कि मैं कॉइन को थ्रो करूँ कि मेरे पास हेड ही आएगा, ठीक है। या मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे पास जब मैं कॉइन को थ्रो करूँ तो मेरे पास टेल आएगा, ठीक है, बिकॉज देयर इज एन अनसर्टेनिटी। इसी तरीके से जब आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो वी नो। मैम आवाज बहुत स्लो आ रही है। ओके, ट्राई टू बी मच बिग लाउडर। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी जो है आपकी, जब एक डाइस को थ्रो अप करते हैं, अब आ रही है बेटा? यस मैम आ रही है।
ओके जब आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हमें पता है कि उसके 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं और 6 पॉसिबल आउटकम्स में जो है कुछ भी आ सकता है। यानी जब आप डाइस को थ्रो करते हैं, आप लूडो खेलते हैं तो आप देखते हैं कि हम नहीं श्योर होते कि जब हम फेंकेंगे तो 6 ही आएगा हमारा, ठीक है। सो देयर इज़ एन अनसर्टेनिटी। इसी तरीके से जब आप एक कार्ड्स अगर आपने खेले हों तो हमें पता है कि 52 कार्ड्स होते हैं और उन कार्ड्स में से आप डिफरेंट कार्ड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड वी आर नॉट श्योर कि जब कार्ड हमारे पास आएगा तो वो ए का कार्ड होगा या वो जैक ही का कार्ड होगा। देयर इज़ एन अनसर्टेनिटी। सो इन तमाम सिचुएशंस के अंदर ये अनसर्टेनिटी जो आपकी कॉइन है, कार्ड का थ्रो है, डाइस का थ्रो है, इन तमाम सिचुएशंस में भी आपको अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है। तो ये भी जो आपकी सिचुएशंस हैं ये प्रोबेबिलिटी की टर्म में मेंशन होती है, मेजर की जाती हैं और हम आगे जाके ये देखेंगे। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जिस तरीके से हमने स्टेटमेंट अगर आप देते हैं कि इट्स अ वेरी लाइकली टू रेन टुडे, तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी का फैक्टर आपको शो हो रहा है। आई हैव अ फेयर चांस ऑफ पासिंग द एनुअल एग्जामिनेशन, मेरे फेयर चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आई विल पास द एग्जामिनेशन, आई एम सेइंग दैट आई हैव अ फेयर चांस ऑफ पासिंग द एनुअल एग्जामिनेशन। स्टेटमेंट्स में आपको उसकी कॉन्फिडेंस तो नज़र आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर आपको लैकनेस भी नज़र आ रही है, डर भी नज़र आ रहा है उसकी स्टेटमेंट में कि अगर वो कह रहा है कि आई हैव अ फेयर चांस ऑफ पासिंग एग्जामिनेशन, तो आपको लग रहा होगा कि स्टेटमेंट में वो 90% कह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 10% वो अनश्योर भी है। इसी तरीके से ए विल प्रोबेबली विन अ प्राइज़, कि ए जो है वो विन को शायद विन कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ए में कहीं कॉन्फिडेंस तो नज़र आ रहा है ए के विन करने में, लेकिन आप कहीं अनश्योर भी हैं। So in each of these statement, the natural state of uncertainty is expressed, ठीक है। बट ऑन द पास्ट एविडेंस, लेकिन पिछले पास्ट एविडेंस की बेस के ऊपर, जैसे पिछला एग्जाम मैंने दिया या पिछला जो है वो मैंने गेम खेला उसके अंदर मैंने विन किया हो, ठीक है, तो आपको कुछ डिग्री ऑफ पर्सनल बिलीफ भी नजर आ रहा है उन स्टेटमेंट की ट्रुथनेस के ऊपर, ठीक है। अनसर्टेनिटी भी एक्सप्रेस हो रही है, नेचुरल स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको पर्सनल बिलीफ भी जो है वो इन स्टेटमेंट में नजर आ रहा है। सो ये सारी की सारी जो आपकी है ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी के साथ डील करती है और हम देखेंगे कि हम मैयर करेंगे अनसर्टेनिटी को यानी इन द टर्म ऑफ न्यूमेरिकल मैयर, जो है न्यूमेरिकली हम प्रोबेबिलिटी को जो है वो मैयर करेंगे। प्रोबेबिलिटी के अंदर जो है सेट्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। सो मैथ्स के आप लोग स्टूडेंट हैं जो लास्ट आप लोगों की क्लास मैंने ली थी ग्रुप 1 के साथ, उनको मैंने कहा था कि आपने सेट का जो ये टॉपिक है, ये बुक में आपका गिवन है, ये आप लोगों ने रीड करना है। बहरहाल मैं बहुत डिटेल में ये डिस्कस नहीं करूँगी। सेट का कॉन्सेप्ट, सब सेट्स का कॉन्सेप्ट, प्रॉपर सब सेट्स का कॉन्सेप्ट है आपके पास, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता हैं। सो बस थोड़ा सा इसको टच करूँगी। सेट क्या होता है? इट्स अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड द लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके अंदर आपके तमाम जो आपके सेट हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ। उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, वो सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं उसके वो हम एलिमेंट्स कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं, ठीक है। और डिफरेंट आपकी सेट्स को एक्सप्रेस करने के तरीके होते हैं, उसमें सेट बिल्डर फॉर्म भी है, आपकी रोस्टर मेथड भी है। सो आई होप सो यू नो ऑल दैट, आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। और कुछ फिर उसके बाद आपके पास इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट्स होते हैं, जिस तरीके से दीज आर ऑल द फाइनाइट्स एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट एंड दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द इनफाइनाइट सेट दैट पॉइंट ऑन अ लाइन और रियल नंबर बिटवीन 0 and 1, देयर इज इनफाइनाइट नंबर बिटवीन 0 and 1, एक्स इज इन इवन इंटीजर, सो इवन इंटीजर ये आपका जो है वो ये सारे इनफाइनाइट आपके पास सेट्स आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो है सबसेट्स हैं। सबसेट्स क्या होते हैं आपके पास? दीज आर द set that consist of some elements or the members of another set, ठीक है। सेट जो कि जो आपके कुछ एलिमेंट्स ले रहा हो, ठीक है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी दिस इज़ ये बी जो है वो ए का सबसेट है, ठीक है। ये सब आपको पता होगा सबसेट्स क्या होते हैं। फिर आपको प्रॉपर सबसेट भी पता होगा कि इफ़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ बी ए बट बी इज़ नॉट इक्वल टू ए, दैट इज़ कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने यूनिवर्सल सेट भी बनाया होगा, ठीक है। और आप लोगों ने यूनिवर्सल सेट को यू के साथ जो है वो हम एक्सप्रेस किए करते हैं, जिसको हम स्पेस भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास आता है वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम का भी कॉन्सेप्ट आपने पहले देखा होगा फर्स्ट ईयर में या मैट्रिक के अंदर। तो वेन डायग्राम क्या होती है कि इसके अंदर हम सेट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सर्कुलर रीजन्स के साथ, और जो आपके पास स्पेस होती है उसको हम, ये यूनिवर्सल सेट होता है या
स्पेस होती है उसको हम रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इट्स अ सिंपल वेन डायग्राम विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, और ये आपका सैम्पल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑपरेशंस जो है वो हम डिफरेंट सेट्स के ऊपर कर सकते हैं, जैसे हम यूनियन, आपने देखा होगा हम यूनियन लेते हैं दो सेट्स का या दो से ज़्यादा सेट्स का, हम इंटरसेक्शन लेते हैं, हम डिफरेंस लेते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, हम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स लेते हैं, ठीक है। सो वेन डायग्राम की मदद से भी हम उन सेट्स के यूनियन को या इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव टू सेट्स ए एंड बी एंड दे आर ओवरलैपिंग सेट्स, यानी उनके दरमियान कोई चीज़ कॉमन है, दे आर नॉट आप कह सकते हैं नॉन ओवरलैपिंग, तो ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। और अगर मुझे यूनियन को शो करना हो बाय यूजिंग द वेन डायग्राम, सो हाउ कैन आई रिप्रेजेंटेड कि मैं ए और बी दोनों को शेड कर दूंगी, शोज़ कि आपने ए और बी का क्या लिया है, यूनियन लिया। इसी तरीके से अगर मैंने इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इंटरसेक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि मैं जो कॉमन पार्ट है उसको सिर्फ शेड करूँगी, तो इट शोज़ कि ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपने जो है वो अगर आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉन ओवरलैपिंग है, तो आपके पास क्या होगा कि आप दोनों सेट्स को अलग-अलग बनाएंगे। जैसे यहाँ पर उसने आपको एक्सप्रेस किया हुआ है कि ये ऐसे हैं जो कि नॉन ओवरलैपिंग है, तो इसमें अगर आपने इंटरसेक्शन यूनियन को शो करना है तो आप ए को पूरा शेड करेंगे और बी को शेड करेंगे। डेफिनेटली अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो ए के भी सारे पॉइंट्स आएंगे और बी के भी आएंगे। लेकिन अब अगर आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मीन्स के दरमियान वो नॉन ओवरलैपिंग है और आपने इंटरसेक्शन को शो करना है, तो उनके दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो आप कोई भी पार्ट को शेड नहीं करेंगे क्योंकि उनमें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है। जैसे ये ओवरलैपिंग था तो यहाँ पे ये पार्ट कॉमन था। अगर ये ए सेपरेट हो और बी सेपरेट हो तो फिर इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट आएगा और कोई चीज़ भी आपकी कॉमन नहीं होगी, कुछ भी शेडेड नहीं होगा। इसी तरीके से जब आप डिफरेंस शो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी में क्या टर्म्स आती हैं, दैट्स बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो आप उसको किस तरह से शो करेंगे, आप ए में से बी का, जैसे ये अगर आपके पास सेट है दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, सो दिस इज योर ए माइनस बी, यानी ए में से आपने बी को एक्सक्लूड कर दिया। दिस पार्ट इज दिस, जो कि बी कॉमन पार्ट था आपका ए के साथ, तो आपने ए में से इस पार्ट को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। सो दिस इज द शेडेड पार्ट ऑफ ए माइनस बी, ये ए माइनस बी को शेड जो कर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से बी माइनस ए को मैंने रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इस पार्ट को शेड कर दूंगी, ये वाला पार्ट आपका शेड हो जाएगा, ये पार्ट नहीं शेड होगा आपका, ये वाला पार्ट जो है वो ए माइनस बी माइनस ए को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। दिस इज बी माइनस ए, यानी बी में से ए के एलिमेंट्स को आपने जो है वो सबट्रैक्ट कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। इसी तरीके से अगर आपने कॉम्प्लीमेंट शो करना है, सो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, दैट इज़ कि आप यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते हैं अगर आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, और यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए के नहीं हैं वो सारे के सारे आपके ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। सो इफ़ दिस इज़ ए एंड बी और मैंने ए कॉम्प्लीमेंट लेना है तो मैं ए के अलावा जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा शेड कर दूंगी। सो दिस इज़ योर ए इन कॉम्प्लीमेंट, ये सारा का सारा पार्ट जो है जो शेडेड पार्ट है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो ये वैन डायग्राम है, ये सारे के सारे कुछ अलजेब्राज हैं आपके सेट के ऊपर, डिफरेंट अलजेब्राज आपने देखे हैं। दैट इज कम्यूटेटिव लॉ है आपका, दैट इज ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू बी यूनियन ए। एसोसिएटिव लॉ है आपके पास इंटरसेक्शन के साथ भी और यूनियन के साथ भी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है आपके पास, आइडमपोटेंट लॉज हैं आपके पास, अगर आप ए का यूनियन ए के साथ लेते हैं तो ए आता है, अगर आप ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेते हैं तब भी ए आता है। फिर उसके बाद आपके आइडेंटिटी लॉज हैं कि आपके पास जब आप ए का यूनियन लेते हैं सैम्पल स्पेस के साथ तो आपके पास सैम्पल स्पेस आती है, जब आप ए का इंटरसेक्शन सैम्पल स्पेस के साथ लेते हैं तो ए सेट आता है, ठीक है ना। और जब आप ए का यूनियन नल सेट के साथ लेते हैं तो ए लाता है, जब आप ए का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ लेते हैं तो नल सेट आता है। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉज हैं कि जब आप ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे तो नल सेट आएगा, और ए का जब इंटरसेक्शन आप ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे तो नल सेट आएगा। ये आप देख सकते हैं कि जब आप ए का यूनियन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो ए भी आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट तो पूरी की पूरी सैम्पल स्पेस आ जाएगी, और जब आप इंटरसेक्शन लेंगे ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है दोनों के दरमियान, तो नल सेट आएगा। तो ये कुछ लॉज हैं आपके, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ये भी आपको पता होगा कि जब आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और आप इनको वेन डायग्राम की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। पार्टीशनिंग ऑफ अ सेट्स है
ये भी आप कर सकते हैं। क्लास ऑफ अ सेट आपको पता होगा कि किस तरीके से जब आप तमाम सैम्पल स्पेस के तमाम एलिमेंट्स के जितने भी सेट्स बन रहे हैं उसको मज़ीद दोबारा सेट्स में बना देते हैं, तो वो आपका पावर ऑफ अ सेट या फिर क्लास ऑफ ऑल सब सेट्स कहलाती है, ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो कि आपके ऑर्डर्ड पेयर को जनरेट करता है, जिसमें से जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें से एक्स वाई वाली टर्म आपकी जनरेट होती है, जिसमें से एक्स टर्म जो है वो ए को बिलोंग कर रही होती है और जो वाई टर्म है वो आपकी बी सेट को बिलोंग कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ए सेट जो है, लेट्स सपोज इट्स हेड एंड टेल, इट्स अ सैम्पल स्पेस फॉर द कॉइन, और बी जो है आपका ये सेट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा कि एज के साथ भी तमाम एलिमेंट्स आएंगे और टेल के साथ भी आपके तमाम एलिमेंट्स आएंगे, तो आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो 2x6 के होंगे। सो ये हम आगे जाके देखेंगे, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों को पता होगा। और ये ट्री डायग्राम कहलाती है। ये ट्री डायग्राम की मदद से उसने आपको शो किया हुआ है। ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, एच दैट इज रिप्रेजेंटिंग द हेड जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, और टेल, टी फॉर टेल। और हेड के साथ भी आपके तमाम एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 6 तक, जो कि बी सेट के एलिमेंट्स थे। और टेल के साथ भी वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 6 तक। एंड व्हेन यू मेक अ पेयर तो ये बनेंगे H1, H2, H3, ये सारे T1 से लेकर T6 तक। तो ये सारी की सारी जो आपकी बनाई हुई, दिस इज कॉल्ड ट्री डायग्राम, जो कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड पे जाती है, ठीक है। और ये तमाम के तमाम जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको लिस्ट डाउन कर देती है। सो ये ब्रांचेस हैं ट्री की, इसलिए इसको ट्री डायग्राम जो है वो कहा जाता है। और उसके अलावा जो है फंक्शंस एंड रिलेशनशिप्स हैं, ये भी आपको पता है। आपको कि जो पहली वाली टर्म्स आपके पास बनती हैं एक्स वाली, वो सारी की सारी आपको डोमेन देती हैं, और जो सेकंड पार्ट होता है आपका ऑर्डर्ड पेयर का, वो आपको रेंज देता है, ठीक है। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में भी आपको पता होगा। बहरहाल हम आगे जाके जैसे जैसे इसका इस्तेमाल होगा हम उसको देखते चले जाएंगे। आप लोगों ने इसको एक दफ़ा जो है वो रीड कर लेना है। उसके बाद जो है वो आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट आ जाता है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मीन्स अ प्लान्ड एक्टिविटी और प्रोसेस हुज रिजल्ट्स यील्ड अ सेट ऑफ डेटा। यानी वो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक प्लान्ड एक्टिविटी है। कोई भी प्लान्ड एक्टिविटी या प्रोसेस जो कि एक सेट ऑफ डाटा को जनरेट कर रहा होता है, वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है, ठीक है। कोई भी प्लान्ड एक्टिविटी या प्रोसेस जो रॉ डाटा को या सेट ऑफ डाटा को जनरेट कर रहा होता है उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल। यानी जब आप एक्सपेरिमेंट को एक दफ़ा परफॉर्म करते हैं तो वो कहलाता है ट्रायल, ओके। सो डू रिमेंबर दिस कि जब आप वंस अ टाइम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो वो कहलाता है ट्रायल, एंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल इज कॉल्ड एन आउटकम। अब उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से, यानी आपने एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये मीन्स यू हैव अ ट्रायल, आपने एक ट्रायल किया। अब उस ट्रायल से कोई ना कोई आउटकम आएगा, कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, कोई ना कोई डेटा की वैल्यू आएगी, वो कहलाती है आउटकम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक्सपेरिमेंट है कॉइन को टॉस करना। तो जब मैं टॉसिंग अ कॉइन इज़ माई एक्सपेरिमेंट, और मैंने जब कॉइन को थ्रो किया, टॉस किया, तो वो जब मैंने एक दफ़ा टॉस किया तो वो मेरा ट्रायल है, ठीक है। वंस अ टाइम जब मैंने कॉइन को टॉस किया तो वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट था, वो ट्रायल है। अब उसके ऊपर जो भी आया, अगर हेड आएगा तो वो मेरा आउटकम होगा, अगर टेल आएगा तो वो मेरा आउटकम होगा। तो जो भी आपके एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड एन आउटकम। इसी तरीके से अगर मैं एक डाइस को थ्रो करती हूँ, ठीक है, दिस इज माई एक्सपेरिमेंट, ठीक है। टॉसिंग, थ्रोइंग अ डाई, थ्रोइंग आ डाई, एक डाई, आ डाई मीन्स एक डाई, एक डाई को थ्रो करना इज माई एक्सपेरिमेंट। जब मैंने डाई को थ्रो किया, ठीक है, दिस इज माई ट्रायल, ये मेरा पहला ट्रायल हो गया। और फिर उसके बाद उस डाइस के ऊपर जो सबसे फेस आपका ऊपर आया है, दिस इज माई आउटकम। अब उस पर 6 आया तो वो मेरा आउटकम होगा, 5 आया तो वो मेरा आउटकम होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप कार्ड्स हैं आपके पास, वी नो दैट वी हैव 52 कार्ड्स इन आवर डेक, हमारे पास पूरा 52 कार्ड्स का एक डेक होता है। उसमें से मैं अगर एक मेरा है आपका कि पिक अ कार्ड, ठीक है। मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है, एक कार्ड को पिक करना, कार्ड पिकिंग अ कार्ड। तो अब क्या होगा, जब मैं एक कार्ड निकालूंगी, मैंने अच्छी तरीके से शफल किया, उसमें से मैंने एक कार्ड निकाला, तो वो मेरा एक ट्रायल हो गया, ठीक है। अब उसके ऊपर अगर मेरे पास 2 आ रहा है, जैक आ रहा है, क्वीन आ रहा है, किंग आ रहा है, एस आ रहा है, जो भी आ रहा है वो मेरा क्या हो गया, दैट इज माई आउटकम। So this is an experiment. So experiment is basically a planned activity or process जिसके रिजल्ट्स जो हैं, ठीक है, वो आपके एक डाटा को जनरेट कर रहे हैं।
फिर उसके बाद वो कहता है एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट्स। वो कहता है कि वो एक्सपेरिमेंट जो डिफरेंट रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है इवन दो इट इज़ रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम अंडर द एसेंशियली सिमिलर कंडीशन। यानी आप एक एक्सपेरिमेंट सिमिलर कंडीशंस के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत दफ़ा परफॉर्म कर रहे हैं, बट हर दफ़ा आपको एक डिफरेंट रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो वो कहलाता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट तो हमने देख लिया, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? जो हर दफ़ा परफॉर्म करने पे एक्सपेरिमेंट को, यानी जब भी आप ट्रायल कर रहे हैं, एक ट्रायल किया, दूसरा ट्रायल किया, हर दफ़ा आपको एक नया जो है डिफरेंट रिजल्ट जो है वो आपको जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। आप परफॉर्म सिमिलर कंडीशंस में कर रहे हैं, ठीक है, आइडेंटिकल कंडीशंस हैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की, लेकिन हर दफ़ा एक डिफरेंट रिजल्ट जो है वो जनरेट हो रहा है। अब क्या हो गया उसके अंदर? डेफिनेटली आपकी एक अनसर्जन सिचुएशन आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉइन को टॉस करती हूँ, चाहे मैं कॉइन को 1000 टाइम टॉस करूँ, 2000 टाइम टॉस करूँ, लेकिन हर ट्रायल के ऊपर मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे पास हेड आएगा या टेल आएगा, अनलेस कि वी हैव ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। स्टिल किसी भी कॉइन के थ्रो के ऊपर, किसी भी ट्रायल के ऊपर मैं ये नहीं कह सकती कि इस दफ़ा तो मेरा हेड ही आएगा, आई एम श्योर अबाउट दैट, ठीक है। इसी तरीके से जब आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो वी नो दैट कि 6 पॉसिबल आउटकम है हमारे पास, कोई 7th पॉसिबिलिटी हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन स्टिल जब आप डाइस को थ्रो करते हैं, चाहे आप एक दफ़ा करें, चाहे आप 10 दफ़ा करें, चाहे आप 20 दफ़ा करें, जब भी आप थ्रो करेंगे यू आर अनसर्टन अबाउट दैट कि मेरे पास 6 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। मैं कभी 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकती, अनलेस कि आपकी कॉइन जो है वो फेयर ना हो, ठीक है, या कॉइन फेयर ना हो। अगर कॉइन फेयर है, इसलिए आप देख रहे हैं कि हर जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉइन के साथ फेयर का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है। व्हाट इट मीन बाय फेयर, कि उसके अंदर वो बैलेंस्ड कॉइन है। इसी तरीके से आप देखें बैलेंस्ड डाई है। अनफेयर कॉइन भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कॉइन लूँ, 2 हिस्से होते हैं ना, यानी अगर मैं एक कॉइन के एक हिस्से को मैं भारी कर दूँ, ठीक है, मैं टेल वाली साइड को भारी कर दूँ, मैंने कॉइन इस तरीके से बनाई है, खुद बनाई है किसी ने, और इस तरह बनाई है कि उसने जो हेड वाली साइड है या टेल वाली साइड है उसको भारी कर दिया। तो जब आप उसको थ्रो करेंगे, फ्लिप करेंगे, तो क्या होगा कि जो भारी वाली साइड है वो नीचे गिरेगी और जो दूसरी साइड है वो ऊपर आएगी, तो वो फेयर कॉइन नहीं होगी। इसलिए आप जहाँ कहीं भी देखेंगे वो फेयर कॉइन का वर्ड यूज़ करेगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि बैलेंस डाई का क्या मतलब है कि चारों साइडें 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स बैलेंस होनी चाहिए। अगर मैं किसी भी एक साइड को हैवी कर दूंगी तो वो साइड आपकी नीचे जाएगी और उसकी जो ऑपोजिट साइड है वो ऊपर आ जाएगी, तो वो बैलेंस डाई नहीं होगी। इसी तरीके से जब आप कह रहे हैं डेक का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो आप देखिए वेल शफल्ड का वर्ड यूज़ हो रहा है, यानी आपके पास 52 कार्ड्स हैं। तो जब आप कार्ड को थ्रो करते हैं, ड्रॉ करते हैं किसी भी कार्ड को, तो आपने कार्ड्स को अच्छी तरीके से शफल करना है। आपने देखा जब भी कार्ड्स खेले जाते हैं तो लोग अच्छी तरीके से शफल करते हैं ताकि कार्ड्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो अब यहाँ पर जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर ये 3 प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? दैट एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली एनी नंबर ऑफ टाइम, कि वो एक्सपेरिमेंट जो कि रिपीट किया जा सके, चाहे वो प्रैक्टिकली यानी आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर थ्योरेटिकली मीन्स कि वो परफॉर्म नहीं हो रहा बट हमें पता है कि इसके ये पॉसिबल आउटकम्स जो है वो बन सकते हैं। वी आर नॉट परफॉर्मिंग इट बट वी नो इट थ्योरेटिकली के इसके आउटकम्स क्या आ सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकली मीन्स कि आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम। तो जो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जा सके किसी भी फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली, सो ये पहली प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेकंड वन, the experiment always has 2 or more possible outcome। random experiment के हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा possible outcomes होते हैं, ठीक है। any experiment that has only one possible outcome, अगर किसी भी experiment का सिर्फ एक ही possible outcome है तो वो random experiment नहीं होगा। लेकिन अगर किसी experiment का सिर्फ एक ही possible outcome है तो वो तो sure हो गया ना। आपने experiment को perform किया, मुझे पता है कि यही आना है हर सूरत में, चाहे मैं 100 दफ़ा perform करूँ, इसने यही आंसर देना है, क्योंकि इसका एक ही पॉसिबल आउटकम है, तो वो रैंडम नहीं होगा। रैंडम जब होगा जब आपके पास हर ट्रायल पे आपकी यू आर अनसर्टन अबाउट दैट, उसके आउटकम के बारे में,
ठीक है। सो 2 और 2 से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम होने चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट के, ठीक है, उसको हम रिपीट कर सकें अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम, द आउटकम ऑफ ईच रिपीटिशन इज अनप्रिडिक्टेबल। सो ये वो चीज़ आ गई कि जब भी आप रिपीट करें अपने एक्सपेरिमेंट को तो जो आउटकम आ रहा है वो अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए, मीन्स इट हैव सम डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी इन दैट, उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टिनिटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं कॉइन को थ्रो कर रही हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि हेड आएगा या टेल आएगा, 50% चांसेस है हेड आने का, 50% चांसेस है आपके टेल के आने के। इज इट क्लियर अप टिल दैट? Yes, ma'am. ओके, सो टाइम लेस देन 1 मिनट का रह गया है, मैं दोबारा ज्वाइन करूंगी, काइंडली प्लीज 2 मिनट के अंदर अंदर दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है। सो मैं यहाँ से लीव कर रही हूँ, मैं दोबारा आपके साथ जो है वो ज्वाइन कर रही हूँ।